हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बेहतरीन। लेकिन देखिएगा, बिग बाज़ार तो बिक गया। सर ये बिग बाज़ार नहीं बिका है, ये फ्यूचर ग्रुप बिक गया है। देखिएगा, ये खबरें पूरे व्यापार जगत के अंदर जो है सुर्खियों के अंदर हैं। और इन सुर्खियों का जो लेना देना है वो एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर से भी लेना देना है। देखिएगा, आप बहुत बार जो है मुझसे पूछते थे कि सर आप फ्यूचर कैपिटल के बारे में, फ्यूचर रिटेल के बारे में, फ्यूचर एंटरप्राइज के बारे में या फ्यूचर ग्रुप की बाकी कंपनीज़ के बारे में जो है आप बात नहीं करते हैं, कोई एनालिसिस भी आप नहीं करते हैं, और आपके बहुत सारी रिक्वेस्ट भी जो है मेरे पास रहती थी। तो देखिएगा, मेरा जो है इस बिज़नेस के अंदर ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्ट मुझे जो है लगता था। लेकिन ये जो कंपनी है, इसके डेट के जो इश्यूज़ हैं वो एक तो सबसे सामने जो है आते थे। हालांकि देखिए, किशोर बियानी जी एक बेहतरीन जो है बिजनेसमैन रहे, और उन्होंने वैल्यू एडिशंस कैसे करते हैं ब्रांड्स का, वो उनसे जो है ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानेगा। हालांकि देखिएगा, अभी भी इस डील के अंदर जो है किशोर बियानी की जी के लिए है कोई बहुत बड़ी जो है डिफीट नहीं है। लेकिन उनके तमगा जो मिला हुआ था कि रिटेल मार्केट के किंग, यानी कि किंग ऑफ रिटेल बिजनेस जो है, वो उनसे छिनता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है, क्योंकि किशोर बियानी जी जिस तरीके के विजनरी थे, जिस तरीके की डेडिकेशंस थी, और आप इनके बिग बाज़ार के शोरूम्स में जाते थे तो वहाँ पे फ्रंट पे जिस तरीके से किशोर बियानी जी की जो है ऑटोबायोग्राफी जो है वहाँ पे रखी हुई होती थी, बहुत लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा या पढ़ने का मौका भी मिला होगा, और बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो रोल मॉडल भी रहे होंगे, और बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो उनको एज ए रोल मॉडल जो है मानते हैं, और उनकी जो केस स्टडीज़ हैं वो मैनेजमेंट स्कूल्स के अंदर भी जो है पढ़ाई जाती रही हैं। तो यहाँ पर एक सेटबैक जो है वो लगा। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो के अंदर आपके साथ किशोर बियानी जी से संबंधित बात करूँगा। दूसरी बात करूँगा कि यहाँ से स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को जो है सीखने के लिए क्या चीज़ें मिलती हैं, इसी तरीके की हिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें हुई उनसे हमें क्या सीख मिलनी है, वो हमें अगर सीख नहीं ली तो देखिएगा आगे आपको पछताना पड़ेगा। देखिएगा, मैं कुछ बिजनेसेस में जो है इन्वेस्टेड नहीं रहा कभी भी। हालांकि देखिए, उसमें से एक कंपनी है येस बैंक, तो मैं येस बैंक में कभी भी जो है इन्वेस्टेड नहीं रहा, एक्सेप्ट जो भी लास्ट में एफपीओ आया था। उसी तरीके से मैंने कभी भी फ्यूचर ग्रुप के किसी शेयर्स को जो है नहीं खरीदा, और मुझे जो बैलेंस शीट में रीड करता था तो मुझे जो है ये प्रॉब्लम साफ साफ नज़र आती थी कि जो कैश फ्लो मॉडल्स हैं, कि जो कैश वो जनरेट कर रहे हैं, उसके सामने जो ओब्लिगेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कैसे मैनेज करेंगे? तो अल्टीमेटली ये सारा का सारा ग्रोथ के ऊपर जो है बेस था। अब उसके लिए जो है इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखिएगा, जो मैक्रोज के मामले में बात मानी जाएगी, जो मैक्रो कंट्री के हैं, अगर वो जब तक इंप्रूव नहीं होंगे तब तक इस तरीके की समस्याएं आपको और दूसरे बिजनेसेस के अंदर भी मिलती रहेंगी। तो देखिएगा, जो फ्यूचर ग्रुप का बिजनेस जो है वो जो सेल होने जा रहा है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात आपके साथ नहीं करूँगा, बट उससे जो सीख मिलती है वो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आपको इस ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिसके अंदर आपको इस तरीके की जो इंडिया के बहुत बेहतरीन बिजनेसेस हैं वो आपको ख़त्म होते हुए नजर आएंगे, और उसमें मुख्य कारण जो है वो डेट का है। सभी लोग बोलते हैं कि डेट, तो देखिएगा बिजनेस के लिए डेट जो है ख़राब नहीं होता है, लेकिन डेट अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और डेट के सामने अगर कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही कंपनी तो जो है चैलेंजेस होते हैं। और यही रीज़न था कि जब भी आप मेरे को एनालिसिस करने के लिए बोलते थे तो मैं जो है इस मुद्दे पर जो है बात आपके साथ जो है नहीं की। मैंने बहुत सारे जो व्यूअर्स के जो है आई भी रिक्वेस्ट भी की, आप सर फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनीज़ है उनका एनालिसिस करिए, लेकिन मैंने ना तो कभी भी जो है आपके साथ इससे संबंधित बात की, और ना ही मुझे जो सेक्टर पसंद था। तो इसी तरीके से एक ये सेक्टर जो है मुझे पसंद नहीं था। इसी तरीके से किंगफिशर एयरलाइंस या इवन में किसी भी एयरलाइंस कंपनी का जो शेयर है मुझे पसंद नहीं है आज भी। चाहे स्पाइस जेट की बात करिए या पहले जेट की बात करें, या आप इवन एयर इंडिया की बात भी करेंगे, तो देखिएगा बिजनेस मॉडल के अंदर जो है प्रॉब्लम्स है। तो जो आप कैश जनरेट करते हैं उसके सामने कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और इसीलिए देखिएगा कि जो सीवियर पेन है वो इनके अंदर आता है अगर इकोनॉमी में थोड़ा सा भी स्लो डाउन होता है या इकोनॉमी भी बंद हो जाती है। तो देखिएगा एयरलाइंस कितना जो है पेन ले रही है, इंक्लूडिंग इंटरग्लोब की मैं बात करूँ। लेकिन इंटरग्लोब में इन्वेस्टर्स बहुत बड़े हैं, इसलिए आपको शेयर प्राइस नीचे की तरफ नहीं मिलेंगे।
तो यहाँ पर जो आप डेट के सामने जो कैश फ्लो है वो हमेशा आपको देखना चाहिए कि कैश कितना जनरेट हो रहा है। उसके लिए हम जनरली दो रेशोज़ को देखते हैं। एक रेशो देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कि जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स इंटरेस्ट को कवर करने के लिए कितना है, और दूसरी रेशो देखते हैं हम डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, यानी कि हमारे पास कितने कैश फ्लोज हैं जिससे कि हम इंटरेस्ट या डेट की पेमेंट कर पाएँ। तो जो भी लोग अपना खुद का भी एनालिसिस करते हैं वो इन दोनों रेशोज़ को जरूर से जरूर कंसिडर करिएगा अपने फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। और उससे भी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि जो प्रोजेक्शंस आप कर रहे हैं उनके बिजनेस के, उसके कैश फ्लोज जो है ज़रूर से ज़रूर आपको देखने चाहिए। तो मैं आपको केवल यही बता रहा हूँ कि इनसे आपको क्या सीख लेनी चाहिए। और इसके अलावा जो मैं आपके साथ और बात करूँगा वो ये बात भी करने जा रहा हूँ कि इनके किस तरीके के बिजनेस मॉडल रहे, किस तरीके से इन्होंने काम किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे बिकता गया फ्यूचर ग्रुप। 26 साल की उम्र में किशोर बियानी ने कोलकाता में पहला रिटेल स्टोर खोला। 60 साल की उम्र में फिर से नया करने की शुरुआत करेंगे। देखिएगा ये एक स्पिरिट होती है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए स्पिरिट होती है कि उनके लिए उम्र कुछ भी जो है मायने नहीं रखती और वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और देखिएगा एक विजनरी जो है इंसान ये रहे हैं। तो डेट की वजह से थोड़ा सा बिजनेस जो है प्रॉब्लम में आया, लेकिन मैं उससे ज़्यादा मानूंगा कि जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी की हालत है उसकी वजह से जो है इनका बिजनेस ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है और लोन को जो है वो सर्विस नहीं कर पा रहे थे, डेट को सर्विस नहीं कर पा रहे थे। और उसका मुख्य कारण इंडिया की इकोनॉमिक हालत है, बजाय कि इनके बिजनेस की बात करूं मैं। जो है लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन को जो है फेस नहीं कर पाए। देखिएगा मैं ऐसा नहीं मानता कि ये कंपटीशन को फेस नहीं कर रही। कंपटीशन को फेस करने के लिए बहुत ही कैपेबल इनका बिजनेस मॉडल था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिजनेस को रन कर रहे थे। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो इंडिया की इकोनॉमी की जो है स्लो डाउन है, वहाँ से देखिएगा इनको प्रॉब्लम आई है। उसमें जो है लॉकडाउन भी एक प्रेशर का जो है पॉइंट एक्स्ट्रा बन गया। तो देखिएगा इंडिया की इकोनॉमी अगर आप पिछले 3 या 4 साल से देखें तो हमने अपना पूरा का पूरा जो शिफ्टिंग है अपने बिजनेस की, पूरे की मैन्युफैक्चरिंग की जो है आपने वर्ल्ड के दूसरे देशों में भेज दी और हम एक एंड कंज्यूमर रह गए हैं। तो अगर हम देखें कि पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कितना बड़ा रोल है, तो आप देखेंगे कि हम कुछ ही परसेंटेज के अंदर जो है पूरा वर्ल्ड की मार्केट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जहाँ की वजह से हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं आते, तो जो सर्विस इंडस्ट्री है वो सर्विस इंडस्ट्री भी तभी पनपती है जब प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी। तो जब तक प्राइमरी सेक्टर आपके ग्रो नहीं करेंगे तब तक जो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और देखिएगा यहाँ पे जो जीडीपी की ग्रोथ है वो भी जो है आपको किस तरीके की आपके सामने ही है। जैसे पिछले साल तो देखिएगा कि जो जीडीपी की ज़्यादा प्रॉब्लम किस वजह से आई, इस वजह से नहीं आई कि आपके लॉकडाउन हो गया था या कोई और दूसरी समस्या थी, हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स थी इस वजह से। और अल्टीमेटली मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जीएसटी के जो रेट्स हैं वो वास्तव में इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको डी ग्रो कर रहे हैं और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और कल परसों भी आप देखिएगा मीडिया के अंदर खबरें थी कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और स्टेट्स को बोला कि जो आपका जीएसटी का शॉर्टफॉल है उसके लिए आप खुद पर्सनल लेवल पर लोन लीजिए आरबीआई से और हमसे आप बात नहीं करिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है इकोनॉमी के अंदर जिस तरीके से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रही हैं वो भी एक चिंता का जो विषय है। आगे चल के भी आपको इस तरीके के और इंसिडेंट्स देखने के लिए मिलेंगे कि जो है बिजनेसेस आपको बंद होते हुए नजर आएंगे जिनके अंदर डेट बहुत भारी मात्रा में है। ये तो आप देखिएगा फ्यूचर ग्रुप की जो है किस्मत अच्छी है कि आपको एक अच्छा बायर मिल गया और जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है डैमेज नहीं हुआ। हालांकि देखिएगा इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत बड़ा प्ले करते हैं, इनके शेयर्स को उठने ही नहीं दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी जो है तरीके का गेम होता है। जब आप इन्वेस्टर शेयर मार्केट में रहेंगे तो आप समझेंगे कि आपको इतना मजबूर कर दिया जाएगा, आपके शेयर प्राइस को इतना नीचे ला दिया जाएगा कि जब आपको मजबूरन आपको अपनी कंपनी बेचनी पड़ेगी। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर भी होता है। ध्यान रखिएगा आप जिन शेयर्स को खरीदते हैं अगर उन शेयर्स के ऊपर आपने लीवरेज ली हुई है और कंपनी पे भी लीवरेज है और वो कंपनी अच्छा नहीं कर रही तो उनके शेयर प्राइस इतने नीचे आ जाते हैं कि आपको जो है मार्जिन कॉल आ जाती है और आपको नीचे के प्राइस पर शेयर सेल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप कभी भी मार्जिन की फैसिलिटी या शेयर प्लेस की फैसिलिटी लें तो कम से कम ऐसे शेयर्स के अंदर ही लें जहाँ पर कि आपको फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करके दे रही हो और आपको वहाँ पर उस सेक्टर के अंदर साइक्लिक ना हो। अगर वो साइक्लिकल बिजनेस है तो उसमें जब शेयर प्राइस नीचे आएंगे तो आपको मार्जिन को लाने का डर रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको देखिएगा सीखने के लिए बहुत बड़ी जो मैसेज है वो मिलता है। तो मैंने आपको ये सारी बातें जो है मैं आपको आगाह कर रहा हूँ इकोनॉमी के फ्रंट पर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो। अब देखिएगा यहाँ पर इनका जो बिजनेस है, अब किशोर बियानी जो 60 साल की उम्र में जो है
दूसरा बिजनेस जो है शुरू करेंगे। हालांकि उनके पास जो बिजनेस बचेगा इस पूरी रिकंस्ट्रक्शन के दौरान उसमें भी काफ़ी अच्छा बिजनेस इनके पास बचेगा। तो देखिएगा केबी के नाम से मशहूर हैं दोस्तों के अंदर, और देखिएगा इनको रिटेल किंग के नाम से जो है जाना जाता था, और अब मैं उम्मीद करूँगा कि अभी भी जाना जाए, लेकिन जो है मेरे कहने से या मेरे चाहने से होता नहीं है। तो 26 साल की उम्र में जो देखिएगा इन्होंने पेंटालून नाम से जो है स्टोर खोला था, और इसकी जो शुरुआत है उन्होंने कलकत्ता से जो की थी, और इस तरीके से उन्होंने इस बिज़नेस को बड़ा करके जो है आगे चल के इस बिज़नेस को सेल किया था आदित्य बिरला नुवो को। और उसके बाद देखिएगा इन्होंने बहुत सारी कंपनियां जो हैं खड़ी की, और इनके अंदर एक सबसे खास बात ये होती थी कि एक बिज़नेस को खड़ा करते थे उसमें जितनी भी सर्विसेज होती थी उन सब की अलग कंपनी खोल देते थे। फॉर एग्जांपल जैसे बिग बाज़ार खोला तो बिग बाज़ार का एक बिज़नेस हो गया। अब बिग बाज़ार को जो है टेम्पो से ट्रक से जो सामान आएगा उसके गोदाम के अंदर, उसके लिए एक अलग से एक लॉजिस्टिक कंपनी खोल दी। फिर अपने ही ब्रांड क्रिएट करके जो वहाँ पर सेल करेंगे तो उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल दी। उसको जो है बिग बाज़ार को अपने जो है लोकेशंस के ऊपर जो है रेंट एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ किराए पे लेनी पड़ेंगी, तो उसके लिए एक अलग कंपनी खोल दी। उसी तरीके से अगर आपके रिटेल बिजनेस के अंदर फाइनेंस की जरूरत होगी तो आपने एक फाइनेंस कंपनी खोल दी जो कि कंपनी के लिए फाइनेंस अरेंज करेगी। इसी तरीके से उस सेगमेंट के अंदर रिटेल में से जो है और सेगमेंट्स जो हैं प्रीमियम सेगमेंट्स में आपने शिफ्ट कर दिया, कुछ ब्रांड्स क्रिएट कर ली। तो इनका जो विजन था वो तो बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो दो हैं। एक तो सबसे मेन प्रॉब्लम्स जो है वो इंडिया के अंदर जो डी ग्रोथ हुई है, जीडीपी की डी ग्रोथ हुई है, और इस बात को देखिएगा कोई भी बिजनेसमैन बोल नहीं सकता सामने, क्योंकि देखिएगा सरकार के साथ सबको बना के रखनी है। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो मुख्य कारण है पिछले 3 साल से लेकर पिछले 5 साल के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था की जो दुर्दशा हुई है वो इसका मुख्य कारण रहा है। और इसी तरीके से आप देखिएगा जहाँ जहाँ डेट की पोजीशंस रहेंगी वहाँ पर इस तरीके की समस्या आपको भविष्य में भी देखने के लिए मिलती रहेंगी। और अभी देखिएगा जब ये अभी 1 सितंबर से जब सारी चीज़ें खुलेंगी, ओपन होंगी, तब आप देखेंगे कि किस किस तरीके के बिजनेसेस हैं जिनका बिजनेस बिल्कुल समाप्त हो गया है। छोटे बिजनेस और मझोले बिजनेस, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पर कि बैलेंस शीट के अंदर डेट है और वो आपको बंद होते हुए नजर आएंगे। उसका मुख्य कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जो जीडीपी के अंदर जो डी ग्रोथ है वो है मुख्य कारण। और कंपटीशन तो देखिएगा अपने आप आ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें 2 या 3 साल बाद जो है समझ में आती हैं। तो जो लोग मंदी को फेस करते हैं बिजनेस वाले 2-3 साल तो उसको खींच जाते हैं, लेकिन जब वो बिल्कुल एंड में पहुंचता है उसका, तब वो उसको बचा नहीं पाते। इसके अलावा देखिएगा किशोर बियानी जी को जो है ब्रांड क्रिएट करके उनको बेचने की बड़ी आदत थी। वो उधार लेते थे पैसा और फिर किसी ना किसी तरीके से जो है उस बिज़नेस से एग्जिट कर जाते थे। और देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्री को भी ये बात पता थी, इसीलिए ध्यान रखिएगा जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मुकेश अंबानी जी ने सबसे पहले क्या काम किया, उनको पता था कि अगर ये बैलेंस शीट में डेट रह गया तो ये हमारे बिजनेस को ख़त्म कर देगा। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने सबसे पहला काम क्या किया, पहला काम किया कि उसकी जो टेलीकॉम आर्म है उसके अंदर उन्होंने स्टेक सेल किया। दूसरा काम क्या किया, अपने शोल्डर्स को बोला भैया राइट इशू के थ्रू पैसा दीजिए, डेट को मैं पे कर दूंगी। आपने डेट पे नहीं किया, लेकिन मार्केट में एक सेंटीमेंट क्रिएट कर दिया कि हम डेट को रीपे कर देंगे, क्योंकि जैसे ही मार्च के महीने के अंदर 1000 रुपये से नीचे का रिलायंस शेयर आया था, बिजनेसमैन यानी कि मुकेश अंबानी जिस बात को समझ चुके थे कि अगर ये पेन सीवियर आया तो हमारी बैलेंस शीट में डेट की वजह से आएगा, और डेट को किस तरीके से जो हमने टाइमलाइन दी हुई है उससे अगर हम पहले पे कर देंगे हम बच जाएंगे। और आज देखिएगा उन्होंने वो जो एक्शंस लिए उसकी वजह से क्या है, आज वो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर है। जो भी बिजनेस जो है दुविधा के अंदर है वो हाथ जोड़ के जो है मुकेश अंबानी के सामने खड़ा हुआ है कि देखिए मेरा बिजनेस खरीद लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो देखिएगा ये बैलेंस शीट का जो डेट है ये किस तरीके से जो है आप देखिएगा बियानी जी ने जो है 2012 के अंदर मैंने बोला कि पेंटालून को सेल किया, इन्होंने 800 करोड़ रुपए वहाँ से जुटाए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो किशोर बियानी जी ने जो है जो इनकी एक होल्डिंग कंपनी थी फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स, उसके अंदर वारवरी पिनकस को इन्होंने जो शेयर सेल किया, जो मैंने आपको बताया कि कैपिटल फर्स्ट के नाम से बाद में जानी गई, और वहाँ पर जो आज IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर मर्ज हुई। इसी तरीके से इनका फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन जो था उनके अंदर इन्होंने जो है वीवा अपैरल को जो है अपना हिस्सा बेचा था, जो अनीता डोंगरे जो फैशन डिज़ाइनर है उनकी कंपनी है। उसी तरीके से जो है बियानी जी को जो है 450 करोड़ रुपये जो है
वहाँ से मिले। तो ये देखिएगा बिजनेस के अंदर बहुत स्मार्टली जो है एक ब्रांड को क्रिएट करते थे और ब्रांड को आने के बाद उस डेट को रीपे करने के लिए बेच देते थे और कुछ हिस्सा जो है इनके पास भी बचता था। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है इस बात को जानते नहीं थे कि डेट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अगर देखिएगा इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही होती तो इन बिजनेस की जो वैल्यूज़ है, आज जो आप वैल्यूज़ देख रहे हैं, ये 10-10 या 20-20 गुना होती और आप ये मान के चलते कि ये जो बिजनेस से बहुत बड़ा होता। आप देखिएगा मुकेश अंबानी जी ने भी जो जिन बिजनेस पे फोकस किया है वो 3 ही बिजनेसेस हैं। अगर आप देखेंगे तो पहला टेलीकॉम है और दूसरा आप देखिएगा रिटेल है और तीसरा देखिएगा ये जो पूरा टेलीविज़न का या डिजिटलाइजेशन का जो बिजनेस है उसी पर फोकस कर रहे हैं वो भी। तो किशोर बियानी जी जो है एडवांस में सबसे आगे जो है चल रहे थे, लेकिन उनके सामने जो संकट आया वो आप समझ लीजिएगा कि वो संकट जो है डेट का है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो डेट से ज़्यादा जो है इंडिया की जो है जीडीपी ग्रोथ का है। यहाँ से इन्वेस्टर को क्या सीखना है? इन्वेस्टर को एक ही बात सीखनी है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि कंपनी जिसका भी आप शेयर ले रहे हैं उसकी 2 रेशोज़ को जरूर एनालिसिस करें और आज के समय पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। 1 इज़ एन इंटरेस्ट कवरेज रेशो एंड सेकंड इज़ ए डेट सर्विस कवरेज रेशो। तो इन दोनों का एनालिसिस कभी जो है मैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर आपके साथ करूँगा। आपको ये वीडियो, ये जो एनालिसिस है, ये कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।